स्टेट ऑफ डेलावेयर एंड वायोमिंग यूएसए। आज की इस वीडियो में हम यूएसए की दो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं या बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे: जियोग्राफिकल लोकेशन एंड पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, स्पोकन लैंग्वेज, फेवरेबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो तफसील से समझने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि डेलावेयर की लोकेशन मतलब यूएसए में मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो डेलावेयर जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसको मतलब बहुत इजी जिसे कहते हैं ना एक्सेस है बहुत यूएस के इम्पोर्टेंट स्टेट्स में। जैसे उसमें फिलाडेल्फिया आ जाता है, वॉशिंगटन आ जाता है, न्यूयॉर्क आ जाता है। तो मतलब ये जो स्टेट्स हैं वो सराउंड करते हैं डेलावेयर को, और उनसे रोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं इन इम्पोर्टेंट स्टेट्स के साथ साथ। और दूसरा ये है कि डेलावेयर के नॉर्थ में जो है वो सारा पेंसिल्वेनिया स्टेट आ जाता है और जो ईस्ट में है वो न्यू जर्सी और अटलांटिक ओशन आ जाता है। और इसके जो साउथ और वेस्ट में सारा जो है वो मैरीलैंड कवर करता है। तो ये मतलब जियोग्राफिकली भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट स्टेट है। उसके बाद जो डेलावेयर स्टेट का जो कैपिटल है वो है डोवर, और सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है उनका विल्मिंगटन है। और पॉपुलेशन के लिहाज से जो है 2021 में जो एस्टिमेशन की गई थी वो अराउंड 1 मिलियन जो थे वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन है। और स्टेट्स में जो है स्टेट्स की रैंकिंग में पॉपुलेशन वाइज ये 46 नंबर पे आता है। यानी कि मतलब ये उनमें से स्टेट मतलब ये वो स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। और जो पूरा डेलावेयर का स्टेट है वो 3 काउंटीज पे जो है वो डिवाइड होता है, जिसमें न्यूकासल काउंटी जो है वो सबसे बड़ी काउंटी है जहाँ पर अराउंड मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो वहीं पर है। फिर उसके बाद ससेक्स काउंटी आ जाती है, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कैंट काउंटी आ जाती है जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है। तो मतलब आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो न्यूकासल काउंटी में कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर इसके बाद है इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल पार्टी जो है डेलावेयर को 3 डेकेड से यानी कि पिछले 30 साल से एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो वहाँ पर मतलब उस स्टेट को गवर्न कर रही है, वो है डेमोक्रेट्स। और मतलब पिछले 30 ईयर्स में जो है वो मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार जो है वो पावर में आ रही है। उसके बाद जो है डेलावेयर जो है वो स्टेट का मतलब 9th रिचेस्ट स्टेट है। यानी कि टोटल 50 स्टेट्स हैं तो उनमें से 9th रिचेस्ट स्टेट आ जाता है, क्योंकि उसकी जो जीडीपी है पर कैपिटा वो $66,000 है। मतलब अगर कैलिफोर्निया को देखा जाए जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जगह है यूएस में, उससे भी ज़्यादा जो है उनकी जीडीपी है। उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी इकोनॉमी की बात आ जाती है कि किस तरह से वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो जो न्यूकासल काउंटी का जो सिटी है विल्मिंगटन, उसमें जो एक नॉर्मल एवरेज फैमिली की जो इनकम है वो मैक्सिमम जो है वो 1,36,000 जो है वो एक नॉर्मल एवरेज फैमिली की वहाँ पर इनकम है। और क्योंकि वहाँ और सारे जो मतलब जहाँ वहाँ पर बिजनेसेस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उन सब के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो वहीं पर ही न्यूकासल काउंटी विल्मिंगटन में इस्टेब्लिश्ड हैं, लोकेटेड है। फिर उसके बाद अगर बात आ जाती है कि विल्मिंगटन के बाहर की क्या सिचुएशन है, तो उधर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो फार्म कम्युनिटी है, यानी कि वहाँ पर फार्मर्स हैं। और वहाँ पर जो एक नॉर्मल फैमिली मतलब एक मीडियम
एवरेज जो फैमिली इनकम है वो $29,000 है। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। जो लोग विलमिंगटन के अंदर रहते हैं और जो विलमिंगटन के बाहर रहते हैं उनके अंदर काफ़ी मतलब डिस्पैरिटी है इनकम में। फिर उसके बाद ये है कि इनकी मेन इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या है, उसमें जो है वो एग्रीकल्चर्स आ जाता है, यानी कि उसमें जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है या मतलब एक सोयाबीन्स, कॉर्न, मिल्क, फिशिंग इंडस्ट्रीज या मतलब क्रैब्स, क्लैम्स, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जिसमें केमिकल्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, रबर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या प्राइमरी मेटल्स या प्रिंटेड मटेरियल्स जो हैं वो इनकी मेन इंडस्ट्रीज में आ जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो माइनिंग आ जाती है, जिसमें सैंड, ग्रेवल या मैग्नीशियम कंपाउंड्स जो है वो आ जाते हैं। ये इनकी जो है मेन इंडस्ट्रीज हैं जिनसे मतलब सारी इकोनॉमी चलती है। फिर उसके बाद है किस तरह से जो है वो डेलावेयर की पॉपुलेशन रेस के मुताबिक किस तरह से पॉपुलेशन डिवाइडेड है। तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी है यानी कि 70% लोग जो हैं वो वाइट हैं, वाइट अमेरिकन हैं, जो वहाँ के नेटिव्स नहीं, जो मतलब यूरोपियन डिसेंडेंट्स के हैं, यानी कि जैसे कोई जैसे पॉलिश या नॉर्वियन, मतलब इस तरह के जो माइग्रेंट्स जो थे इनिशियली जिन्होंने मतलब अमेरिका में टेक ओवर किया था सारा, तो वो जो है वहाँ पर 70% लोग वो हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो ब्लैक अमेरिकन आ जाते हैं, जो कि 23% पॉपुलेशन है। और फिर उसके बाद 4% जो है वो फिर एशियन पॉपुलेशन या मतलब अदर जो रेसेस हो गई हैं तो वो आ जाती हैं। तो मतलब इनकी बेसिकली पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी वो आके वाइट ही है। फिर उसके बाद है कि पॉवर्टी इन डेलावेयर, मतलब जैसे कि पहले मैंने बताया था कि भी उधर इनकम में काफ़ी डिस्पैरिटी है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो लोग पॉवर्टी में वहाँ रह रहे हैं तो वो जो है अदर लोग हो जाते हैं, यानी कि जैसे माइनॉरिटी लोग जो हैं वो मोस्टली जो है वो पॉवर्टी में होते हैं। और उसके बाद जो लीस्ट लाइकली जो रेस है जो पॉवर्टी में है वो है वाइट लोग, यानी कि सबसे अच्छा वहाँ पर जो है वो वाइट लोग ही कमा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर मीडियम एज क्या है लोगों की, तो वो 39 या 40 ईयर्स के एज मेजोरिटी में है। उसके बाद जो जेंडर गैप है वहाँ पर मेजोरिटी जो है वो फीमेल्स की हैं और जो सेकंड नंबर पे जो है वो मेल्स हैं स्टेट में। उसके बाद जब रिलीजियस टर्म्स की बात आती है तो डेलावेयर की पॉपुलेशन जो है वो 69% वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं और नॉन क्रिश्चियंस अगर हो गए जैसे बुद्धिस्ट हो गए या मुस्लिम्स हो गए या फिर और कोई रिलीजन है वो 6% में आ जाता है। और 23% ऐसे हैं जो अनएफिलिएटेड है, जिनको मतलब जो रिलीजन को फॉलो नहीं करते या जो एथियस्ट हैं वो इस तरह से। उसके बाद लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी बोली जाती हैं, तो वो 87% जो वहाँ पर है वो इंग्लिश बोली जाती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो 6% जो है वो वहाँ पर स्पेनिश स्पीकर हैं और बाकी सारे जैसे 2% या 2.3% वो यूरोपियन लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे पॉलिश होगी या कोई नॉर्वेन होगी या कोई भी इस तरह की यूरोपियन लैंग्वेज। फिर उसके बाद एशियन जो है वो सबसे मतलब कम वहाँ पर बोली जाती है। एशियन में मतलब उर्दू स्पीकर हो गए या कोई चाइनीज़ स्पीकर या कोरियन या इस तरह के सबसे मतलब माइनॉरिटी में, मतलब मेजॉरिटी में वहाँ पर इंग्लिश में बोली जाती है और वहाँ के मेजॉरिटी लोग भी जो हैं वो वाइट हैं। फिर इसके बाद है कि डेलावेयर को जो है वो एक टाइटल दिया गया है कॉर्पोरेट हेवन का। अब हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों बोला गया कि कॉर्पोरेट हेवन है ये। तो एक मैगजीन है फॉर्चून के नाम से, वो जो है मैगजीन पब्लिश करती है कि यूएस में ऐसी कौन सी 500 कंपनीज हैं जिनका सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। तो वो जो
फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, उसका जो 60% कंपनीज जो हैं, जो सबसे यूएस में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू अर्न कर रही हैं, वो लोकेटेड हैं डेलावेयर में। मतलब 60% ऑफ यूएस हाईएस्ट अर्निंग कंपनीज आर लोकेटेड इन डेलावेयर। और उसके बाद यूएस में जितनी 80% कंपनीज जो पब्लिक जाती हैं, वो भी जो है या वो इनिशियली डेलावेयर में लोकेटेड होती हैं, या अगर वो अपना होम मतलब जहाँ पर वो बेस मतलब जिनका होम जहाँ पर है उसको अगर वो चेंज करना चाहती हैं, तो वो कंपनीज हमेशा जो है वो डेलावेयर को चूज करती हैं। अब डेलावेयर की सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है, मतलब उनकी जो है 46 नंबर पे आ जाते हैं पॉपुलेशन वाइज। तो फिर ऐसी क्या रीज़न है जो मतलब बिजनेसेस जो है वो चूज करते हैं कि भाई हम डेलावेयर में ही अपना बेस बनाए या लोकेशन अपनी जो प्राइमरी होम ग्राउंड है हमारा वही हो। उसके बाद ये है कि उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये कि भी डेलावेयर के जो टैक्सेस हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, वो ना होने के बराबर है। और दूसरा ये है कि जो वहाँ के कॉर्पोरेट लॉ है वो दुनिया का नहीं मतलब यूएस का सबसे जो हाईली रिगार्डेड लीगल सिस्टम जिसको कहा जाता है, या सबसे रिस्पेक्टेड या सबसे मोस्ट डेवलप्ड जो कॉर्पोरेट लॉ है वो डेलावेयर का है। तो इन दो रीजंस की वजह से जो है वो कॉर्पोरेशंस जो है यूएस में उनकी हमेशा नंबर 1 चॉइस होती है कि हम जो है वो अपना होम ग्राउंड या जो हमारा हेड ऑफिस है वो हम डेलावेयर में मतलब लोकेट करें। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है डेलावेयर को टाइटल दिया गया है कॉर्पोरेट हेवन का। उसके बाद ये है कि डेलावेयर का कॉर्पोरेट लॉ जो एक मतलब अनदर काफी मतलब जिस रीजन की वजह से जो लोग वहाँ पर अपना हेड ऑफिस वहाँ लोकेट करते हैं, तो एक तो ये है कि कंपनी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो लॉ अप्लाई होता है वो वहाँ का अप्लाई होता है जहाँ पर एक उसका हेड ऑफिस लोकेटेड है। तो अगर उसका मतलब हेड ऑफिस लोकेटेड डेलावेयर में है तो ऑब्वियसली उनके जितने भी इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं वो डेलावेयर के लॉ के हिसाब से ही एडजुडिकेट होंगे। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी अरसे से जो है वो कंपनीज वहाँ पर लोकेटेड हैं, तो डेलावेयर ने इस चीज़ को देख के अपने लॉ को उनका जो है लॉ इतना क्विकली अडाप्ट होता है, इतना क्विकली चेंज होता है ताकि वो कॉरपोरेट की नीड्स को या कॉरपोरेशंस की जो डिमांड्स हैं उनको क्विकली अपने लॉ में एडजस्ट करें। तो एक मतलब इस स्टेट का हाईलाइट ही यही है कि वहाँ पर कॉरपोरेशन ज़्यादा बेस्ड है। तो उस चीज़ को जो है वो करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं कि हम अपने लॉज को जो है वो हमेशा अप टू डेट रहें और जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उनको क्विकली हम अपने लॉ में लेके आए। अब इसकी समरी में यही आ जाता है कि डेलावेयर के जो स्टेट्स के टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हैं और उनके जो कॉरपोरेट लॉज हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, एज टू मतलब बिजनेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। उसके बाद जितने भी मतलब यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो मतलब वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपने क्या कहते हैं अपनी कंपनी को पब्लिक लेके जाना है तो आपको मतलब सजेशन ये है कि आप डेलावेयर में जो है अपनी कंपनी को बेस करें या उसका होम ग्राउंड वहाँ पर बनाएं। और उसके बाद यूएस की जो 60% फॉर्चून 500 कंपनीज हैं वो डेलावेयर में ही बेस्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रीमियम जस्टिस सिस्टम, जो कि मतलब उनको पता है कि भाई वहाँ के वहाँ का जो लॉ है वो कॉरपोरेट लॉ में इतना डेडिकेटेड है कि उनके जितने भी मतलब इश्यूज होंगे उनके आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होंगे। बिकॉज वहाँ पर एक इशू को
वो इतना रिपीट होगा कि उनके लॉयर्स को ऑलरेडी पता हो जाएगा कि भाई हमारा अगर ये इशू है तो इसमें मतलब इसका क्या रिजल्ट आएगा, मतलब एक प्रिडिक्टेबल उसका आउटकम आ जाता है। उसके बाद जो है मतलब उनके लॉज में फिर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद जो है वो डेलावेयर की एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट आ जाती है। वो भी वहाँ का बहुत एक मतलब एक अट्रैक्टिव फीचर है कि अगर मतलब आपके किस तरह से वो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो कैसे क्रेडिटर्स से मतलब उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका जो सिचुएशन है वो लिटिगेशन में चला जाता है। उसके बाद जो है उनका डेलावेयर का कोई इनकम टैक्स नहीं है, और अगर मतलब कोई कॉरपोरेशन की होम ग्राउंड जो है वो डेलावेयर में है लेकिन वहाँ पर जो है वो बिजनेस नहीं कंडक्ट करे तो वो जो है वहाँ पर उनको कॉर्पोरेट टैक्सेस भी नहीं चार्ज करते। और इनका जो मतलब कॉर्पोरेट को मतलब जो चीज़ पे करनी है वो है एनुअल रिपोर्ट आपने फाइल करनी होती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसकी फ़ी जो है वो मतलब $225 है अगर कॉरपोरेशन है, और अगर LLC है तो उसके लिए $300 है। तो मतलब कि और टैक्सेस के लिहाज से, लॉज के लिहाज से और इन दो चीज़ों के लिहाज से ये एक आइडियल स्टेट है जिसमें मतलब कॉरपोरेशन जो है वो अपने मतलब हेड ऑफिसेज वहाँ पर क्रिएट मतलब कर सकते हैं और मतलब उनको अट्रैक्टिव लगता है कि हम वहाँ पर बेस रहें, अपनी बेस वहीं पर रखें। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो हम बात करें ना बिग कॉरपोरेशंस की, और अगर हम बात करें कि भी अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसके लिए जो है हमारा, क्योंकि मेन मकसद ही स्मॉल बिजनेसेस को देखना है, तो उनके लिए जो है ये स्टेट किस तरह का है, मतलब इज इट अ वायबल ऑप्शन कि वो यहाँ पर अपने आप को लोकेट करें। तो मेरा आंसर ये है कि वहाँ पर जो है कंपटीशन इतना होगा बिग कॉरपोरेशंस के लिहाज से, तो उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए कि वो यहाँ पर अपने आप को लोकेट करके ग्रो कर सकें। लेकिन अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और वो अपना जो है एक कॉरपोरेशन या अपना हेड ऑफिस वहाँ बनाना चाह रही है तो उसके लिए जो है वो एक आइडियल मतलब जगह है ये। तो इसका जो है कंक्लूजन वो यही हो सकता है कि अगर तो आपकी कॉरपोरेशन है और आपका बहुत इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और आप मतलब ऑलमोस्ट इतना इस्टेब्लिश्ड हो गया कि आप पब्लिक जाने वाले हो कंपनी को लेके, तो ये जो है उस लिहाज से मतलब बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, आप बिगिनर हो, और उस लिहाज से जो है वो यहाँ पर बहुत ही मतलब हाईली कंपेटिटिव जगह है। दूसरे नंबर पे आ जाता है वायोमिंग। वायोमिंग जो है वो यूएसए के सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, जिसकी एरिया के लिहाज से ये 10th लार्जेस्ट स्टेट है। उसके बाद जो इसकी भी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कम है, यानी कि ये सेकंड लास्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज। और इसकी जो इकोनॉमी है वो भी मतलब एक हेल्दी ग्रोथ उसकी चल रही है 1.13%, और इस लिहाज से जो 15th नंबर पे आता है स्टेट्स के वाइज। उसके बाद इसके अंदर 23 काउंटीज़ हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी काउंटीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है वो लैरमी काउंटी आ जाती है और नेट्रोना काउंटी आ जाती है। डेमोग्राफी के लिहाज से यानी कि पॉपुलेशन बाय रेस के लिहाज से इधर भी जो है वो 94% जो है वो वाइट लोग हैं, मतलब मेजॉरिटी उनकी वाइट है। और सेकंड पे जो है वो मतलब 2 और मोर रेसेस आ जाती हैं। 2 और मोर रेसेस एज इन के
जो मिक्स्ड रेस होती हैं वो आ जाती है, और थर्ड नंबर पे जो है वो नेटिव अमेरिकन आ जाते हैं, जो ओरिजिनली यानी कि वहाँ पर रह रहे थे जब यूरोपियंस ने वहाँ आके मतलब उस जगह को मतलब टेक ओवर कर लिया। तो जहाँ पर वो रहते थे वो थर्ड नंबर पे है, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है वो अदर रेसेस आ जाते हैं माइनॉरिटी में, जिसमें एशियंस हो गए या इस तरह के। वायोमिंग की जो इकोनॉमी है वो भी माइनिंग और एग्रीकल्चर से मतलब चलती है हैवीली, मतलब उनकी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो माइनिंग और एग्रीकल्चर में आ जाती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर में भी जो है वो बीफ कैटल या शीप में मतलब मार्केटिंग या उसमें वो डील करते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री, जो है मतलब जो टूरिज्म जो है वो उनकी इकोनॉमी चलाती है। और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट के पार्क्स हैं, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, और बहुत सारी हिस्टोरिक साइट्स हैं जिसको वो मतलब यूज़ करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। और सबसे जो मतलब माइनर इम्पोर्टेंस है वो उधर मैन्युफैक्चरिंग का आ जाता है, मतलब एक सबसे लीस्ट जो उनकी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद जो करंटली वायोमिंग को रूल कर रही है वो है रिपब्लिकन पार्टी। अब ये है कि बहुत सारी जो मतलब बिजनेसेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कि हम अपनी जो एलएलसी है या कॉरपोरेशन है वो मतलब वायोमिंग स्टेट में जो है हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें। अब उसमें क्या उनको इंसेंटिव है या क्या उनको अट्रैक्शन है कि वो अपनी कंपनीज वहाँ खोलें। एक तो ये कि वहाँ पर कोई स्टेट इनकम टैक्स नहीं है, और उसके बाद जो उनके मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं तो उनकी जो है वो प्राइवेसी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होती है, बिकॉज वहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपनी डिटेल्स जैसे कि उनकी लोकेशन, उनके एड्रेस, उनकी नाम, उनकी उनकी एसेट्स, जो भी मतलब इनकी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली जो है वो पब्लिश करें। तो इस तरह से उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो बिजनेस को रजिस्टर करने का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जब कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा, वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट होना लाजमी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वायोमिंग का, उसने कहा है कि अगर आप जो है अपना एक रजिस्टर्ड एजेंट नहीं रखेंगे तो आपकी जो बिजनेस एंटिटी है वो डिसॉल्व हो सकती है, और मतलब कि आपकी जो इनकॉर्पोरेशन है वो रिवोक हो सकती है अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट को मतलब एक्वायर करने से, इफ यू फेल्ड टू एक्वायर अ रजिस्टर्ड एजेंट। फिर उसके बाद ये है कि एक मतलब और अट्रैक्शन की है कि वहाँ पर बिजनेस को रन करना यानी कि जो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो जो है डेलावेयर और जो नेवाडा एक और स्टेट है उससे कम है। और जो उनकी मतलब एनुअल फाइलिंग फ़ी है जिसमें मतलब आप अपनी सारी बैलेंस ऑफ शीट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम मतलब ये सारा कुछ करते हैं, तो उसकी जो फाइलिंग है उस वो सिर्फ $52 में हो जाती है। उसके बाद जो है इनका जो लॉज हैं पर्सनल एसेट प्रोटेक्शन को लेके, यानी कि इन केस अगर आपकी कॉरपोरेशन जो है वो लिक्विडिटी में चली जाती है या मतलब कोई भी इस तरह का कोई इशू आता है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिजनेस के एसेट से सेपरेट होंगे, और जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके पर्सनल एसेट्स को नहीं टच कर सकते अपने जो भी मतलब रिकवरी करने के लिए। उसके बाद जो है वहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है वो भी मतलब कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मतलब जैसे आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन्ड रहेगी। उसके बाद सबसे लास्ट में एक पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप अगर आप चाह रहे हो कि भाई हम कोई ऐसी जगह पे अपना बिजनेस रजिस्टर कराएं जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है,
तो और हम कहीं और जाके अपना बिजनेस वहाँ पर रजिस्टर्ड हो लेकिन हम कहीं और जाके अपना बिजनेस कंडक्ट करें, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस चीज़ का फ़ायदा तब होता है कि जिस जगह पे आप रजिस्टर्ड हो और आप वहीं पर अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, तो तब आपको जो है वो लो कॉर्पोरेट टैक्सेस का फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि जब आप कहीं और पर जा रहे हो, सपोज़ कि आप डेलावेयर में अपना जो है वो बिजनेस इनकॉर्पोरेट करें, रजिस्टर करें और फिर आप जा रहे हो न्यूयॉर्क, वहाँ पर जाके अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको एनीवे न्यूयॉर्क के जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो आपको पे करने ही करने हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा तभी होगा जब आप बेस्ड भी डेलावेयर में हो और आप बिजनेस अपना कंडक्ट भी डेलावेयर में कर रहे हो, तो तब आप ये कॉर्पोरेट लॉज का फ़ायदा उठा सकते हो। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।